start the class once again and let's resume it from the point where we left. Okay, so we were discussing about flexibility. Okay, so flexibility में मैंने आपको बताया कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन डेट के थ्रू पैसा रेज कर रही है तो आप ये देखिए कि डेट को रेज करने के लिए एक ओके डेट को रेज करने के लिए आपके पास एक परसेंटेज, एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है कि इसके बियॉन्ड आपको डेट के थ्रू पैसा रेज नहीं करना है. तो जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं उस परसेंटेज, उस रेशियो को पहले ही एक्सप्लॉइट कर लूं, मतलब मैं यूज कर लूं जितनी भी डेट यूज हो सकती है, मैं जितना भी मुझे मेरी बोरोइंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से मैं अगर उस बोरोइंग कैपेसिटी को पूरा एग्जॉस्ट कर दूं, तो क्या आगे जब फ्यूचर में मुझे कोई ऐसी कंटिंजेंट सिचुएशन आती है, कोई ऐसी इवेंचुअलिटी आती है जहां आपके पास इमीडिएट फंड रिक्वायरमेंट आती है और आपको डेट के थ्रू पैसा रेज करना है, हाउ विल यू रेज फंड थ्रू डेट एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको डेट को रेज करने के लिए जो हमारे पास जो पावर होती है, जो हमारी कैपेसिटी होती है, बोरोइंग कैपेसिटी, वो हमेशा थोड़ी अवेलेबल रखनी चाहिए, राइट? बिकॉज अगर वो अवेलेबल नहीं रहेगी तो आपकी कंटिंजेंसी के टाइम पर अगर कोई फंड रिक्वायरमेंट होगी तो वो आप डेट के थ्रू मीट नहीं कर पाएंगे. नाउ दैट वुड बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन दैट केस फॉर यू, राइट? So it is important that we take care of this flexibility, right? Okay, so let's see what is written in this point. So this point is saying that if a firm uses its debt potential, it loses the flexibility to use more debt. To maintain flexibility, the company must maintain some borrowing power to take care of the unforeseen circumstances. Okay, नेक्स्ट इज कंट्रोल. कंट्रोल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कंट्रोल सबको याद है 11th का, उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ इसे, that if we are raising fund using debt, we are not leading towards dilution of control. मतलब the ownership remains in the hands of the people who are holding equity share. मगर अगर आप इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करते हैं तो ओनरशिप आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उन सारे लोगों के बीच में जो कि आप की ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी शेयर्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो बेसिकली इफ यू वांट टू रिटेन कंट्रोल ऑफ ओनरशिप, यूज डेट, एंड इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट and if you want to dilute the control of your ownership, use equity. Okay, next is regulatory framework. सो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि जो आपको पता है कि कैपिटल मार्केट, हम ये डेट या इक्विटी के थ्रू पैसा कहां से रेज करते हैं? वी इशू दीज डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज इन द कैपिटल मार्केट, राइट? कैपिटल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, जो हम अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. बट यहाँ मैं आपको ब्रीफ में बता दे रही हूँ that the primary market is called the new issue market and the secondary market is called stock exchange. और इनको जो रेगुलेट करती है, जो इनकी रेगुलेटरी बॉडी होती है, वो होती है सेबी, विच इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ओके, तो अब आपको ये देखना है कि सेबी की कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसको फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन फंड्स रेज करते हैं, राइट? सो इट शुड सी दैट व्हाटएवर रेगुलेशंस दैट दे आर गिविंग, it should be followed as it is so that the organization can raise their funds from the capital market. ओके, एंड आप ये देखेंगे कि जब भी हम ये सारी रेगुलेशंस, अगर आपको याद हो लास्ट ईयर का अपना कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, तो आपको याद होगा कि सेबी की कितनी सारी फॉर्मेलिटीज होती थी रिलेटेड टू द इशू ऑफ शेयर्स और रेजिंग योर फंड्स थ्रू शेयर्स, राइट? तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी में फंड्स अवेलेबल करवाने हैं तो वो क्या करेंगे? वो फंड्स आपके जनरल पब्लिक के थ्रू रेज करने की जगह पर वो यूज करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑप्शन, राइट? प्राइवेट प्लेसमेंट आई होप आपको पता है, बट नहीं पता तो मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर रही हूँ. प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है वेयर इन यू फिक्स दैट विच ऑल ऑर्गेनाइजेशन और विच ऑल पार्टीज आर गोइंग टू बाय द शेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उनको डायरेक्टली वो डिलीवर कर दिए जाते हैं, राइट? सिमिलरली आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है कि आप बैंक के थ्रू लोन के थ्रू पैसा रेज करें, यानी कि डेट के थ्रू पैसा रेज करें, मगर इंस्टेड ऑफ डिबेंचर यू विल यूज लोन फॉर रेजिंग फंड्स, राइट? इफ इन केस यू वांट लेस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर रेजिंग फंड्स.
right? But if you have got sufficient time, the organization is in no rush to raise the fund, go through the capital market and raise the funds from there. Okay, so let's read it. ओके, इशिता आपका डाउट है मैम, डेट के थ्रू फंड्स रेज करने में लेस फॉर्मेलिटीज और टाइम लगता है ना कंपेयर टू इक्विटी? बिल्कुल कम टाइम लगता है, मगर कैपिटल मार्केट में रेज करना और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रेज करने में भी बहुत बड़ा फर्क है। जैसे अगर आप डेट के थ्रू रेज करेंगे तो ऑफ कोर्स फॉर्मेलिटीज तो कम हो जाती हैं, मगर फिर भी फॉर्मेलिटीज ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू द बैंक। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो वो जल्दी आपको मिल जाएगा एज कंपेयर टू इफ यू आर अप्रोचिंग कैपिटल मार्केट, कंप्लीटिंग द फॉर्मेलिटीज ओवर देयर एंड देन गेटिंग द debentures issued to the public. So it is again going to have some steps of the process which is going to be taken care of for raising funds through debt, whereas it gets reduced when we opt for bank or any other non-banking financial institution for raising our funds in form of loan. Okay, I hope this answers your doubt. Okay, पढ़ लेते हैं। Public issue of shares and debentures have to be made under SEBI guidelines. Raising funds from bank and other financial institutions require fulfillment of other norms. It is relatively easier to get a loan as compared to issuing shares to the general public. Okay, I hope सबको समझ में आ गया है ये point. आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट कंडीशन। कुछ याद आ रहा है? इसी को हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में भी पढ़ा था और यही वो चीज है जो यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। सेम टू सेम पॉइंट है, रिवाइज कर लेते हैं इसे वापस से। तो स्टॉक मार्केट कंडीशन मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर आपकी स्टॉक मार्केट का कंडीशन अच्छा है, फेवरेबल है, मतलब इन्वेस्टर्स दे आर वांटिंग टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट आपका बुलिश फेज में है। अगर मार्केट में डिमांड अवेलेबल है तो आप जब अपने इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करेंगे तो वो आसानी से लोग परचेज कर लेंगे और पैसा रेज हो जाएगा, राइट? मगर अगर इसका उल्टा हो जाए, मतलब मार्केट में डिमांड ही नहीं है, लोग इक्विटी में पैसा लगाना ही नहीं चाहते हैं, राइट? दे आर रिस्क एवर्स, तो उस केस में आप क्या करेंगे? हाउ वुड यू रेज योर फंड्स? यूज डेट टू रेज योर फंड्स। उस केस में आप डिबेंचर्स निकालिए मार्केट में, डिबेंचर्स लोग परचेज कर लेंगे, राइट? बिकॉज इट इज कंपैरेटिवली रिस्क फ्री, राइट? तो ये हमारे स्टॉक मार्केट कंडीशन के बेसिस पे डिपेंड करता है कि हम इक्विटी को चुनेंगे या डेट को। नेक्स्ट इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द अदर कंपनी। नाउ ये जो है, ये बात की जा रही है कि हमारी हम जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे और भी तो कंपनीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। वी आर नॉट ऑपरेटिंग इन मोनोपोली, राइट? तो अब इस केस में अगर जो भी हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी स्केल पे ऑपरेट कर रही ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेट्स रेफर टू देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। हाउ आर दे फाइनेंसिंग देयर कैपिटल? तो जैसे उन्होंने फाइनेंस किया है वो हमको एज अ रेफरेंस काम कर सकता है कि हम उससे एक आइडिया ले सकते हैं कि अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए, अपने असेट्स को परचेज करने के लिए कहाँ से वो फंड्स रेज करते हैं, राइट? एंड व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। बट अगेन we cannot use it blindfoldedly. That means हम उसको सिर्फ फॉलो नहीं कर सकते, हम उसको एज अ रेफरेंस यूज करेंगे and then we'll be making our own capital structure after taking a reference from their experience, from other competitors' experience. Okay, so this is what the last point is saying. So let's see. There are usually some industry norms which may help. Care, however, must be taken that the company does not follow the industry norms blindly. Okay, so this was the last and the final point of capital structure, capital structure factors. Anybody who is not clear with any of the point, please ask. And for all those who have understood all the points, it's a wonderful thing that you have understood. Please, I'll suggest that you please revise this chapter, this topic once again, so that you are clear with these factors of capital structure, factors affecting capital structure, because in all the probability we are going to get a big question, a long question on this on this topic. जैसे मैंने यहाँ पे एक असाइनमेंट में आपको दिया हुआ है, you are the finance manager of the company, the board of directors has asked you to design the capital structure of the company. State any 6 factors that you would consider while doing so, right? 6 marks. तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसी जैसे 6 नंबर के क्वेश्चन, 6 नंबर मैक्सिमम है बीएसटी में, इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आता है, राइट? तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से, फैक्टर से कई बार पूछा गया है, राइट? So this is a very important topic. You should cover it very much in detail and
ये जो हमने न्यूमेरिकल्स अभी यहाँ पे देखे हैं, मतलब ये जो फॉर्मूलाज देखे हैं, इनको ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये आपको एक नंबर के लिए फॉर्मूला भी पूछे जा सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या था, राइट? एंड फॉर DSCR, I'll get back to you on this tomorrow. Meanwhile, this chapter, this topic is over here. Tomorrow we will be starting with the fixed capital requirement and working capital requirement. That is the last two segments which is left in our chapter. Okay. Meanwhile, please revise, because by the end of this week, this chapter would be over. Today is Wednesday. So by the end of this week, by Friday, this chapter would be over. So on Friday, I'll be taking up all your doubts, whatever that you have from any segment of this chapter. And on Saturday and Sunday, I will be, for that 2 days, I'll be sending you across the whole file of the case studies for this chapter. Please do solve those case studies, and there's no need to write all the case studies in your notebook. You can always get it printed, you can paste it, do whatever you can, but you have to practice it. That is much more important for you to know, right? And we'll be discussing it on Monday. So Monday is going to be a discussion session for all the topics that we have covered in financial management chapter, as well as the case studies that you will be doing and we'll be discussing. Okay, I hope that is clear, and the instructions are very well clear to all of you. Please ensure that you all are present and attending, right? There is a surprise which is going to come up, which I'll be sending you across through a message. Please go through it. Thank you, everybody, and take care of yourself. And happy birthday to you, Avni, again, right? Please take care of yourself and stay safe. Thank you.